अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू था, जिसमें हमने स्टार्ट के डिफरेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अपने मजीद जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको समझेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है जिसे हमने पहले समझना है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज इट रेडियो एक्टिविटी? सो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। सो स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक इमिशन, यानी पार्टिकल्स का ऑटोमेटिकली निकलना, रेस का ऑटोमेटिकली इमिट होना, और एनर्जी या फिर एनर्जी का निकलना, सही, फ्रॉम अ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। किससे निकलना? किसी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस यानी ऑटोमेटिक इमिशन होना, इमिट होना पार्टिकल्स का या एनर्जी का, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, सही। नाउ अगर बात करें टाइप्स ऑफ रेडिएशन की, कि किस तरीके की रेडिएशन हो सकती है, किस तरीके की रेज जो है वो निकल सकती है। सो सबसे पहले हमारे पास है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल रेस। रेस हमारे पास अल्फा पार्टिकल किस तरीके की होगी? सो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करें कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, सो ये हीलियम न्यूक्लाई का होता है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, सही। तो हमारे पास अल्फा रेस में स्टूडेंट हीलियम न्यूक्लाई होता है, इसकी कंपोजिशन, यानी हीलियम न्यूक्लाई मतलब हीलियम जो हमारे पास एटम है, आपको पता है कि हीलियम में इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। सो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो इसमें हमारे पास अल्फा रेस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से ये कंपोज्ड होता है। पेनिट्रेशन की अगर बात करें, सो ये बहुत लो पेनिट्रेट करता है, यानी स्टॉप्ड बाय पेपर। अगर पेपर रखा जाए इस रेस के सामने, सो ये स्टॉप हो जाएगा। सो इसकी जो पेनिट्रेशन है वो कैसी है? लो पेनिट्रेशन है, ठीक है। अगर हम इसकी आयोनाइजिंग पावर की बात करें स्टूडेंट, सो आयोनाइजिंग पावर इसकी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन है तो वो लो है। सो आयोनाइजेशन पावर कैसी है? हाई है, सही। सो ये हमारे पास सबसे पहली टाइप होती है रेडिएशन की, अल्फा रेस, ठीक है, जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से कंपोज्ड हुआ है। बहुत ही लो पेनिट्रेशन होती है, यानी अगर पेपर सामने रखा जाए तो ये स्टॉप हो जाएगी इसकी पेनिट्रेशन, सही है, लो पेनिट्रेट है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी आयोनाइजिंग पावर की, तो वो हमारे पास हाई होती है, सही। इसी के साथ जो सेकंड टाइप है दैट इज बीटा रेस। सो बीटा रेस की अगर हम कंपोजिशन देखें, सो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों से मिला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर इससे बने होते हैं ना। अगर पेनिट्रेशन इसकी देखें, सो ये हाई पेनिट्रेटेड होता है, यानी स्टॉप्ड बाय प्लास्टिक और थिन मेटल। इसके आगे थिन मेटल रखा जाएगा तो फिर ये स्टॉप्ड होगी इसकी पेनिट्रेशन। आयोनाइजिंग पावर की बात करें स्टूडेंट, सो ये मॉडरेट होता है, ना ही बहुत ज्यादा हाई ना ही बहुत ज्यादा लो, मॉडरेट होता है, मीडियम में इसकी आयोनाइजिंग पावर होती है बीटा रेस की, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास है गामा रेस। गामा रेस की अगर हम कंपोजिशन की बात करें स्टूडेंट, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंपोज्ड होते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको मिलेंगे गामा रेस। इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है और ये स्टॉप्ड होते हैं बाय थिक लीड और कॉन्क्रीट से, ठीक है, यानी ऐसे मटेरियल से जो थिक होते हैं, ठीक है, थिक मटेरियल हमारे पास थिक लेड और कॉन्क्रीट से क्या होते हैं स्टूडेंट, ये इनकी पेनिट्रेशन स्टॉप होती है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन हाई होती है। आयोनाइजिंग पावर की बात करें तो वो हमारे पास लो होती है, सही है। यहाँ पर ये लो थी पेनिट्रेशन, सो हमारे पास आयोनाइजिंग पावर हाई है। अगर हम बात करें पेनिट्रेशन हाई है, सो इसका अपोजिट जो हमारे पास आयोनाइजेशन पावर होगी वो लो होगी। यहाँ पर इसकी हाई थी पेनिट्रेशन और इसका जो आयोनाइजिंग पावर था वो मॉडरेट था, सही। सो आपने आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, एटम्स कितने हैं, साथ ही इसमें किस चीज से मिलके बना है, कंपोजिशन क्या है, पार्टिकल्स की रेस की कंपोजिशन क्या है, पेनिट्रेशन कितनी है, ठीक है, साइज कितना है, ये सब आपने याद रखना है। डिफरेंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको हेल्प करेगा, सही। तो ये हमारे पास कंप्लीट था
रेडिएशन, सही है। अब अगर हम बात करें सम यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन के स्टूडेंट, सो वेरी फर्स्ट इन मेडिकल फील्ड, अगर हम मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल देखें न्यूक्लियर रेडिएशन का, सो कैंसर ट्रीटमेंट और इस तरीके की मजीद डिजीज ट्रीटमेंट और डायग्नोज करने के लिए मेडिकल फील्ड में न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ ही इमेजिंग पीईटी स्कैन के लिए, ताकि हम इजीली डायग्नोज कर सकें किसको, डिजीज को, प्रॉब्लम को, सही। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फील्ड में भी न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री लेवल पे हम यूज करते हैं मटेरियल को टेस्टिंग करने के लिए, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन का और साथ ही फूड इरेडिएशन का। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इंडस्ट्री लेवल पे जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को टेस्ट करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिस भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें से उसको इमिट किया जाए, उसमें से उसको निकाला जाए, इलिमिनेट किया जाए, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे। और अगर फूड इरेडिएशन की बात करें, सो फूड इरेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें फूड को, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उनके मटेरियल्स को, उनके प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है और जितने भी पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया है, पिट्स हैं, इनको किल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। सो न्यूक्लियर रेडिएशन से टेस्टिंग इसीलिए होती है इंडस्ट्री लेवल पे फूड की या मटेरियल की, ताकि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स हैं, उनको किल किया जाए। और साथ ही फूड इरेडिएशन में ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, बैक्टीरिया को किल किया जाता है, बल्कि फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है, यानी कितने टाइम तक वो एक्सपायर नहीं होगा, खराब नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा, ये सारी चीजें भी चेक की जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है। सो न्यूक्लियर रेडिएशन के जरिए बेसिकली मटेरियल टेस्टिंग होती है, सही। इसके अलावा थर्ड यूज जो हमारे पास है दैट इज एनर्जी, यानी न्यूक्लियर पावर जनरेशन। सो न्यूक्लियर रेडिएशन के जरिए न्यूक्लियर पावर को जनरेट भी किया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें सो रिसर्च फील्ड में, यानी कार्बन डेटिंग, मटेरियल स्टडी, इसके साथ ही अगर हम जियोलॉजी की बात करें, सो जियोलॉजी में अगर हम यूज करेंगे न्यूक्लियर रेडिएशन का, सो उसमें हम किसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, उसमें हम सॉइल को डिस्कस करेंगे, उस एरिया को डिस्कस करेंगे, उनकी स्टडी को समझेंगे, लैंड की स्टडी को समझेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास काफी इस्तेमाल होती है डिफरेंट फील्ड्स में, टेस्टिंग के लिए, स्टडी के लिए। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो उसमें डिजीज को खत्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और या फिर डायग्नोज करने के लिए न्यूक्लियर रेडिएशन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, सही। सो हमने आज डिस्कस किया सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को, देन टाइप्स ऑफ रेडिएशन को, जिसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एंड द लास्ट हमने डिस्कस किया सम यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। अब फर्दर जो टॉपिक है उनको समझते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है स्टूडेंट। A set of number that describe the unique quantum state of an electron। एक ऐसा नंबर का सेट जो डिस्क्राइब करता हो यूनिक स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर को, ठीक है। अब ये जो यूनिक स्टेट है क्वांटम नंबर का, यूनिक स्टेट है क्वांटम का, ये किसको डिस्क्राइब करेगा, किस क्वांटम को डिस्क्राइब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के क्वांटम को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन के क्वांटम स्टेट को, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर एक सेट है नंबर्स का जो डिस्क्राइब करता है क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इज एन एटम, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, एटम में होगा, इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन, साथ ही इंक्लूडिंग उसकी एनर्जी को, उसके शेप को, उसके ओरिएंटेशन को और स्पिन को भी डिस्क्राइब करेगा क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की स्टूडेंट, सो ऑर्बिटल क्या है, अ रीजन इज एन एटम वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है जहां पर स्टूडेंट एटम हमें मिलेंगे, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग यानी ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं। सो अब हमारा ये जो न्यूक्लियस है, इसके तरफ जो ऑर्बिटल है वहां पर
पाए जाएंगे। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक जो ऑर्बिटल होगा वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा विथ ऑपोजिट स्पिन, अपने ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है, साथ साथ नहीं होंगे। सो क्वांटम नंबर वो नंबर का सेट है जो डिस्क्राइब करता है यूनिक क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, साथ ही उसकी एनर्जी को, शेप को, ओरिएंटेशन और स्पिन को। जबकि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर ज्यादा चांसेस है कि आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी अपोजिट स्पिन में, ठीक है। तो क्वांटम नंबर का सेट जो डिस्क्राइब करेगा इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट को, साथ ही एनर्जी को भी, स्पिन को भी, ओरिएंटेशन को भी। ऑर्बिटल जगह है, ठीक है, ऑर्बिटल जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे रिवॉल्व करते हुए, सही। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं जो डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है मेन एनर्जी, इट्स इंडिकेट द मेन एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मेन एनर्जी जो है वो इंडिकेट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। It determines the electron distance from the nucleus and its energy level। साथ ही ये डिटरमाइन करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को, कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है और उसका एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं, ना ये इंडिकेट करेगा मेन एनर्जी को, लेवल के, शेल के, इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी है उसको, साथ ही डिटरमाइन करेगा इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को जो कि न्यूक्लियस से और उसके एनर्जी लेवल से, सही। अब अगर बात करें हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्टूडेंट हम स्मॉल l से जो है ना वो नोट करते हैं, स्मॉल l से पहचाना जाता है इसे। ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल को, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी को जो है ना वो इंडिकेट करा था, जबकि एजीमुथल जो ये डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल के शेप को, कि शेप कैसा है, एंड कॉरस्पॉन्ड टू दी सबशेल, और सबशेल का भी बताता है, जैसे S, P, D, F, इनका बताएगा हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट रेंज फ्रॉम 0 to and 1, इनकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 1 तक होगी, सही। इसके अलावा हमारे पास जो फर्दर क्वांटम नंबर है, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम नोट करते हैं m/l इस तरीके से, ठीक है। नाउ ये स्पेसिफाई करता है ओरिएंटेशन को, ठीक है। ओरिएंटेशन बताता है एन ऑर्बिटल इन स्पेस जो रिलेटिव है किससे, अदर ऑर्बिटल के साथ। सो एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के साथ जो रिलेट कर रही है उसके ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी रेंज होती है स्टूडेंट फ्रॉम -1 to +1। सो -1 से +1 की इसकी रेंज होती है, सही। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम नोट करते हैं m/s से। ये डिस्क्राइब करता है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को विद इन ऑर्बिटल विद पॉसिबल वैल्यू ऑफ +1/2 और -1/2, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन की, सही। सो एमसीक्यूज के लिए ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी किसी लिहाज से मतलब रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट किस तरह हो सकता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, मैग्नेटिक क्या स्पेसिफाई कर रहा है, क्वांटम जो हमारे पास स्पिन क्वांटम है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये आपने याद रखना है। और साथ ही इनकी जो रेंज वैल्यू है, जैसे इसकी रेंज वैल्यू है 0 से लेके n1 तक, -1 तक, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 से +1 तक है, इसकी वैल्यू हमारे पास +1/2 से लेके -1/2 है। सो ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। सो हमने डिस्कस किया क्वांटम नंबर को, साथ ही हमने पढ़ा ऑर्बिटल को, ये क्वांटम नंबर क्या है, ऑर्बिटल क्या है, साथ ही क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्या है, एजीमुथल क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और स्पिन क्या है, सही। सो आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है ताकि इसके पॉइंट आपको याद रहे पॉइंट और आप एमसीक्यूज इजीली अटेम्प्ट कर सके। अब हमारे पास फर्दर जो टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल, हम उसे समझते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने मजीद फर्दर टॉपिक की, जो कि है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। सो ऑर्बिटल के शेप को हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डेप्थ में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू हम समझेंगे, ठीक है, ताकि एमसीक्यूज में हम जो है ना वो इससे इजीली अटेम्प्ट कर सकें।
सो अगर हम बात करें शेप ऑफ ऑर्बिटल की, सो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्बिटल होता है वो एक रीजन है जहां पर ज्यादा चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर मौजूद हो, पाया जाए, रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है। सो ऑर्बिटल तो रीजन है, सही। नाउ ईच ऑर्बिटल ये एसोसिएट होता है विद पार्टिकुलर साइज एंड शेप। सो इसका अपना एक पार्टिकुलर साइज होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही अपना स्पेसिफिक शेप होता है, एंड ओरिएंटेड अराउंड द न्यूक्लियस, और ये ओरिएंट होगा किसके तरफ, न्यूक्लियस के तरफ, ठीक है। सो जो शेप है हमारे पास ऑर्बिटल का वो अपने हिसाब से स्पेसिफिक पार्टिकुलर साइज है, पार्टिकुलर शेप है, डिफरेंट तरीके का, जिस तरह उनका शेप डिफरेंट है, शेप डिफरेंट साइज है, एज यूजुअल उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सो एनर्जी लेवल उसी की तरह होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है, कितना नहीं है, कितने लोब्स हैं, और एनर्जी लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की सबसे पहले, सो ये सिस्टमैटिकली अराउंड होता है न्यूक्लियस के, रिजेंबलिंग अ स्फीयर, स्फीयर से रिजेंबल करता हुआ। ईच एनर्जी लेवल हैज वन ऑर्बिटल। सो हमारे पास जो एक एनर्जी लेवल है इसका वो एस ऑर्बिटल से ही है, क्योंकि वन हमारे पास इसका ऑर्बिटल है, और एक जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है यही इसका क्या है स्टूडेंट, ये इसकी एनर्जी लेवल है, सही है, यही इसकी एनर्जी लेवल है, राइट। अब अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, सो ये डम बॉल शेप्ड है विथ टू लोब। सो इसके दो लोब होते हैं जो कि एक्सटेंड हो रहे थे अलोंग एन एक्सिस में। अब दो लोब है जो कि फर्दर एक्सटेंड हो रहे हैं, फैल रहे हैं किसमें, अपने एक्सिस में, जो कि एक्स वाई और जेड है। सो इसके एक्सिस है हमारे पास एक्स वाई और जेड। अब देयर आर थ्री पी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पी एक्स, वाई एक्स और पी जेड, ठीक है। इन ईच एनर्जी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेकंड। अब इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो इसके सेकंड ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास है पी ऑर्बिटल। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट डी ऑर्बिटल की, सो ये क्लोवर शेप्ड का होता है और इसके 4 लोब्स होते हैं। सो लोब कितने हैं ये आपने याद रखना है। अब इसमें से जो 1 होता है दैट इज डी जेड स्क्वायर। अब इसका अपना डिफरेंट शेप है जो कि रिजेंबल करेगा डोनट अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द डम बॉल से, यानी कि इसका आपको शेप बताया गया है कि इसका जो लोब्स है वो 4 लोब है, ठीक है। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल इन ईच एनर्जी लेवल। अब 5 लोब तो 4 हैं, लेकिन इसका जो स्टूडेंट ऑर्बिटल लेवल है वो डी है, यानी 5 है, ठीक है। सो डी ऑर्बिटल है, सो 5 इसके क्या है, एनर्जी लेवल है, जिसमें से स्टार्ट जो होगा वो थर्ड वाले से होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसका सेकंड से स्टार्ट होगा, इसका जो है वो थर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। लोब्स इसमें कितने हैं, 4 लोब हैं, और हमारे पास जो इसका ऑर्बिटल लेवल है वो कितना है स्टूडेंट, 5 है, सही। अब अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की, सो ये मोर कॉम्प्लेक्स शेप है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम अक्सर डिस्क्राइब करते हैं एज हैविंग मल्टीपल लोब्स। सो हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल है उनके मल्टीपल लोब्स हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मजीद कॉम्प्लेक्स है। देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल, इनके 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं इन ईच एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल पे। जिस तरह डी ऑर्बिटल के 5 थे ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पे, इस तरह एफ ऑर्बिटल के 7 है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फोर्थ। अब ये स्टार्ट कहां से होगा, फोर्थ से होगा। सो हमने ज्यादा इन डिटेल इसको डिस्कस नहीं करना, जो जितना वेटेज रखता है टॉपिक उसको उसके लिहाज से आप अगर समझेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, सही। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की, सो इसमें जस्ट डेफिनेशन के लिहाज से हमने समझ लिया कौन कौन सी ऑर्बिटल है, ये समझ लिया। अब उन ऑर्बिट का जो एसोसिएट कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक शेप में, स्पेसिफिक साइज में और एनर्जी लेवल पे, सो हमने उनके स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनका जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही कितने लोब्स हैं, ठीक है। सो हमने ये समझा। नाउ अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम उसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे नहीं, यानी निकालना नहीं सीखेंगे, हम जस्ट इसके रूल को और जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का जो तरीका है, अरेंजमेंट करने का जो तरीका है,
हम जस्ट वो पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मोस्टली एमसीक्यूज आ सकते हैं, बट एज सच आपको ये नहीं दिया जाता कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके दिखाना है इलेक्ट्रॉन को। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने देखा फर्स्ट ईयर के पेपर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन मिला था। सो हम बिल्कुल एमसीक्यूज के पॉइंट्स को समझेंगे। फिर भी अगर जिन स्टूडेंट को इन डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो को समझना है कि इसको किस तरीके से फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को किस तरह अरेंज किया जाएगा, तो वो इंडिविजुअल वीडियो को देख के इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ लीजिएगा, सही। अब हम वन बाय वन इसके रूल को देखते हैं। सो सबसे पहले वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब एटम जो है हमारे पास और उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी ऑर्बिटल वो रीजन है, ठीक है, रीजन है जहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाएगा एक अरेंजमेंट में फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल, कुछ स्पेसिफिक रूल को इस्तेमाल करके ताकि मिनिमाइज एनर्जी लगे, ठीक है। सो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना ऑर्बिटल के अंदर, सही है। सो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास रूल है दैट इज पॉइलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉइलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट, no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number। अब हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट क्वांटम नंबर्स को। सो हमारे पास इस रूल के, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक से ज्यादा नो टू, दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, तो उसमें नो टू इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एक एटम के, यानी सेम सेट में से नहीं होंगे। हम ये कहेंगे कि सेम सेट में से नहीं होंगे। क्यों, उसका रीजन क्या है, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। एक इलेक्ट्रॉन में जो ईच इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। इस वजह कर, उस आइडेंटिफिकेशन की वजह कर, उस यूनिकनेस की वजह कर हम जो है ना वो दो को नहीं रखेंगे, एक को रखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर हम बात करें हम ऑफ-वे प्रिंसिपल की, तो ऑफ-वे प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉन फिल द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होगा लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी हम उसको पहले फिल करेंगे बिफोर मूविंग हाई एनर्जी ऑर्बिटल। किसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ बढ़ने से पहले हम जो कम हमारे पास एनर्जी है स्टूडेंट जिसकी, सबसे पहले उसको फिल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम n प्लस रूल की बात करें, n प्लस l रूल, दिस रूल हेल्प प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल। अब n प्लस रूल हमें हेल्प करता है फिल करने में ऑर्बिटल्स को, ठीक है। किस तरह करेगा, ऑर्बिटल विद द लोअर सम ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n और सम ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी
ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल में। सही। सो अगर आपको इन डिटेल मजीद सीखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं एक जो है ना वो अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं इन डिटेल आपको बता दूंगी। वैसे हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है एमडी कैट और ई कैट का, इसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करनी है। सही है। सो बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई है ग्रुप में, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की रेगुलर तैयारी करें और लेक्चर से भी एमसीक्यूज बनाएं। सही। अब इस पूरे चैप्टर में हमारे पास स्टार्ट में कुछ कैलकुलेशन थी और डेरिवेशन थी। सो कैलकुलेशन जो है ना, न्यूमेरिकल जितने भी हैं न्यूमेरिकल, सो उन न्यूमेरिकल को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। और अगर हम बात करें डेरिवेशन की, सो उसकी डेरिवेशन मैं आपको अगेन नहीं करा रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन कंप्लीट आपसे नहीं पूछी जाएगी। हाँ, उससे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज है वो सारे उस बुक में शामिल है, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। फिर भी अगर आपको डेरिवेशन समझना है, प्रैक्टिस करनी है, सो उसकी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है, सारी डेरिवेशन मैंने सेपरेट अपलोड की है, सो वो आप देख सकते हैं। सही। अभी तक के हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एमसीक्यू से, वो सारे मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है। टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इन डिटेल नहीं पढ़ाया तो वो टॉपिक छोड़ दें। जहां जहां तक गुंजाइश थी एमसीक्यूज की, मैंने हर टॉपिक एक्सप्लेन किया। बात रही इसकी परफॉर्मेंस की कि आपने फिल करके दिखाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो वो सारा